शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा बोले, मोदी शाह अब बर्दाश्त नहीं। कोलकाता में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा शनिवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। महानगर के टीएमसी भवन पहुंचे यशवंत सिन्हा को टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने पार्टी में शामिल कराया। यशवंत काफी दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे थे और कई मौकों पर बीजेपी के खिलाफ बयान भी दे चुके थे। टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश अत्युच्च परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि जिस मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे, यह सोच कर चलते थे कि सब कोई इस पर अमल करेगा, आज वह मूल्य खतरे में है, उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा। हम परिचित हैं कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। आज प्रजातंत्र की संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। यह मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं बचा। हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। प्रजातंत्र का मतलब 5 साल में चुनाव करा देना नहीं होता। अब देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि किसी को चिंता ही नहीं है। आज किसानों का क्या हाल है। किसान दिल्ली की सरहद पर बैठा है, किसी को कोई चिंता नहीं है। कोरोना काल में मजदूर पैदल कैसे गए, ये हमने भी देखा। शिक्षा, स्वास्थ्य सब कैसे गुजर रहे हैं, सरकार को चिंता नहीं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कि उक्त पार्टी का केवल एक लक्ष्य है, जैसे भी सभी राज्यों का चुनाव जीता जाए। अटल जी के समय में जो बीजेपी थी, आज की बीजेपी में बड़ा अंतर है। आज की सरकार क्रश करने में विश्वास करती है। आज की सरकार लोगों पर जीत हासिल करना चाहती है। आज की बीजेपी के साथ कौन खड़ा है? अकाली दल, शिवसेना सब छोड़ दिए हैं। बिहार में जेडीयू को छोड़ उनके साथ कोई नहीं है, क्योंकि उनके साथ रहने के काबिल ही नहीं है। आज जो लोग विश्वास करते हैं देश में प्रजातंत्र रहना चाहिए, उन्हें साथ आना चाहिए। ममता एक फाइटर रही है। बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। टीएमसी फिर से सत्ता में वापस आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बंगाल से देश में एक संदेश जाना चाहिए। मोदी शाह दिल्ली से जो देश को चला रहे हैं, अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। 2024 का परिवर्तन बंगाल से होकर गुजरेगा। टीएमसी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। 2024 में देश में परिवर्तन हो। ममता जी से सुबह मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ममता जी के प्रति मैं आभारी हूँ। ममता जी ने मुझे यह मौका दिया। नमस्कार। আজকে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন, যার সম্পর্কে নতুন করে আপনাদের কাছে কিছু বলার নেই। কারণ ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন তিনি প্রশাসনের এবং প্রশাসনের বাইরে থেকে রাজনৈতিক জগতের মানুষ হিসাবে দেশের সেবা করেছেন। শুধুমাত্র বিহারে নয়, সারা ভারতবর্ষে এমন একটি নাম যা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল মানুষের কাছে পরিচিত। তিনি আর কেউ নয়, তিনি আমাদের অত্যন্ত কাছের লোক যশবন্ত সিনহাজি। একসময় তিনি এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নেই যেখানে তিনি অলংকৃত না করেছেন। দেশে এবং বিদেশে সর্বত্র অর্থমন্ত্রী হিসাবে এবং কখনো অন্য মন্ত্রী হিসাবেও তিনি তার যোগ্যতার পরিচয় লোকসভায় রেখে দিয়েছেন। তার বক্তৃতা শোনার জন্য বাইরের বহু মানুষ হাজির উপস্থিত থাকত লোকসভায়, এবং আমরা আজকে তাকে পেয়েছি। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, গর্বিত, এবং এটা আমাদের কাছে অহংকার। শুধু ভোটের রাজনীতির জন্য নয়, আমাদের দলে যেমন একজন মমতা ব্যানার্জি আছেন, তেমনি আজকেও তার হাত ধরলেন, তার পাশে থেকে, তার নাম যশবন্ত সিনহাজি। আমরা সবাই তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করছি। নিছক শুধু গ্রহণের জন্য নয়, ভোটের জন্য নয়, আমরা গর্বিত হচ্ছি এই কথা ভেবে যে আমাদের দলে একজন মমতা ব্যানার্জি যেমন আছেন, তেমনি তার আর একজন সহযোগী হলেন, তার নাম ভারতবর্ষের সকল মানুষের কাছে পরিচিত যশবন্ত সিনহা। যশবন্তজি শুধুমাত্র বিহারের মানুষ নয়, তিনি নেতা হিসাবে, রাজনীতিবিদ হিসাবে সারা ভারতবর্ষের তার কন্ট্রিবিউশন লোকসভার ভেতরে এক অনবদ্য ইতিহাস হয়ে থাকবে। আজকে আমরা গর্বিত যে তিনি আজকে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে একসঙ্গে এই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেবেন। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের, এটা আমাদের অহংকারের। আমার নিজের ধারণা তিনি উপলব্ধি করেছেন যে ভারতবর্ষকে যদি
পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত করতে হয় সঠিকভাবে, তার অর্থনীতিতে, তার সমাজনীতিতে, তার ধর্মনীতিতে যদি সঠিক পথ দিগদর্শন করতে হয়, তাহলে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এই তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক দল নেই। তাই তিনি এটা উপলব্ধি করেই আমাদের দলে আজ থেকে যোগদান করবেন। আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তাকে গ্রহণ করব এবং আমরা তিনি এসে আমাদের ধন্য করলেন, আমরা গ্রহণ করে তাকে ধন্য করলাম না। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের একটা পথপ্রদর্শক হিসেবে থাকবেন এবং সারা ভারতবর্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শ, তার নীতি তাকে আরো বিকাশ ঘটাবার ব্যবস্থা করবেন। আমরাও তার নির্দেশিত পথে আমরা নিশ্চয়ই আরো বেশি সহজ সরল ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। আজকে আর গৌরবময় দিনের একটি, আমরা খুব দুঃখিত, মমতা ব্যানার্জি আজকে অসুস্থ। জানেন যে তাকে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছে নন্দীগ্রামে। তা নইলে তিনি নিজে স্বয়ং এসে আজকে যশবন্ত সিং এর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা আমরা তাকে আজকে এখানে উপস্থিত থাকাতে পারলাম না এবং এই ধরনের কর্মসূচিও যশবন্ত সিং জিকে নিয়ে করতে পারলাম না। কিন্তু মমতা ব্যানার্জির নির্দেশিত এই পথেই আমরা আজকে সাদরে তাকে গ্রহণ করলাম। একজন মানুষ যার পরিচয় আমরা আরো নতুন করে দিতে চাই না, তার সম্পর্কে আলাদা করেও কোনো মানুষকে বলার স্পর্ধা আমাদের নেই। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক থেকে শুরু করে ভারতের অর্থমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত ওনার সফর অবিশ্বাস্য। তিনি দুবার অর্থমন্ত্রী হয়েছেন, প্রথমে 1990 সাল থেকে 1991 সালে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের সময়, আর তারপর 1999 থেকে 1902 সাল পর্যন্ত অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের সময়। এরপর 2002 থেকে 2004 সাল পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সন্ধ্যাবেলায় ইউনিয়ন বাজেট পেশ করার ব্রিটিশ যুগের সেই প্রথাকে ভেঙে দিয়েছিলেন মিস্টার সিনহা। 1999 সালে তিনি প্রথমবার সকালবেলা বাজেট পেশ করেন এবং এখনো সেই নিয়ম চলে আসছে। মিস্টার সিনহা 1960 সালে আইএস জয়েন করেন। তার চাকরি জীবনের 24টা গুরুত্বপূর্ণ এই পদেই তিনি ছিলেন। খুব কম লোক জানেন যে কাজের পাশাপাশি তিনি গার্ডেনিং করতে খুব ভালোবাসেন। তার এক সম্পর্কে একটা হিউমার, সেই কারণেই তিনি সেই দলে যোগ দিয়েছিলেন যার প্রতীক ছিল পদ্ম। সত্যি কথা বলতে কি, ওনার জ্ঞান বুদ্ধির পাশাপাশি ওনার বিনম্রতা আমাদের খুব ভালো লাগে। তিনি সর্বদা ভারতের মানুষের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সংবিধানের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও দায়বদ্ধতা সব স্তরের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। গত 11ই মার্চ উনি টুইট করেছেন, বাংলার এই লড়াই দেশের লড়াই। এই নির্বাচনে বাংলার মানুষ ভোট দেবে দেশের ভবিষ্যতের জন্য। আমি আজকের এই গৌরবময় মুহূর্তে তাকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে, মমতা ব্যানার্জির পক্ষ থেকে, আমার সহকর্মী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে, ডেরেকের পক্ষ থেকে তাকে সাদরে এখানে আমন্ত্রণ জানালাম এবং তাকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে গ্রহণ করলাম। ইংরেজিতে বলবি? It is a very pious moment today. Jaswant Sinha ji, with whom I was in Parliament so long, he was the Minister of the Finance and Minister of the Department of External Affairs. I had the privilege to work with him. I have seen him from very near.
his powerful speeches, his imaginations, his farsightedness, his style of functioning, all were praiseworthy. And he was really one of the most powerful pillars at Atal Bihari Vajpayee's regime. But we have also marked that since last few years, whenever Mamata Banerjee was fighting with so many will forces, with the communal forces of the country, Jaswant Sinha ji always extended his mental support, moral support with Mamata. And it was our expectation. We started believing that day may come that we may work together. And actually, my dreams come true. I am 5 terms MP in Lok Sabha. I have seen Parliament from very nearby. Jaswant Sinha ji's type, orator, a type of person remaining in the ruling party, his contacts with opposition, these are all very much praiseworthy. Today, Mamata Banerjee and Jaswant Sinha ji interacted long 45 minutes today at Mamata Banerjee's residence. I hope that was really a fruitful discussion, and we believe the assembly election which we are going to face, Jaswant Sinha ji's participation will no doubt make us more strengthened and will give us a very positive direction. So we welcome Jaswant Sinha ji with Trinamool Congress, and we'll all work together in the coming election, and we'll certainly be successful to see that Mamata Banerjee is going to form the 3rd time government in this state with more the numbers which he secured in the last occasion. It will certainly be more than 211, and we are waiting only for the day that Mamata Banerjee is going to take oath as the 3rd time Chief Minister, and where also you want to see Jaswant Sinha ji is remaining present. Thank you all. I hope that Jaswant Sinha ji आज जब ये शायद हमारे हाथ से लेंगे, तब से जसवंत सिंह जी आज से हमारे दिल से दिल मिला के एक साथ काम में भी उतरेंगे। मैं अभी आशा करता हूं कि हम लोग ये फ्लैग दे देंगे और उसके बाद जसवंत जी आप लोगों को सामने कुछ बोलेंगे। अभी मैं गुजारिश करूंगा जसवंत सिन्हा जी से कि आप लोगों को सामने 2 शब्द कहें। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपसे 2 शब्द निवेदन करूं, मैं एक सुखद समाचार आप लोगों को देना चाहता हूं। ये जो ज्वाइनिंग है उसके अलावा, और वो ये है कि आज डेरेक ओबेरॉय जी का जन्मदिन है और उनका 60वां जन्मदिन है, जो बहुत ही विशेष है। तो इसलिए आप सब लोगों की ओर से हम उनको आज के दिन की शुभकामनाएं और बधाई देने का काम करता हूं। आपको ये जो आज की घटना है उसके बारे में शायद आश्चर्य हो रहा होगा
कि क्यों इस उम्र में, जब एक तरह से मैंने दलगत राजनीति से, पार्टी पॉलिटिक्स से अपने को अलग कर लिया था, तो फिर मैं पार्टी में शामिल होकर क्यों एक्टिव हो रहा हूं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश जो है वो एक बहुत अद्भुत परिस्थिति से आज के दिन गुजर रहा है। बहुत अद्भुत परिस्थिति इसलिए है कि अभी तक जिन वैल्यूज को, जिन मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे और ये सोच के चलते थे कि इस पर सब कोई अमल करेगा ही हमारे प्रजातंत्र में, आज वो मूल्य खतरे में है और उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। हम सब परिचित हैं इस बात से कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन, जो संस्था है प्रजातंत्र की, वो कमजोर हो गई है और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। इसलिए सरकार के मनमानेपन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं। तो हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप हर 5 साल पर चुनाव करा दें, लोगों को वोट देने का अवसर दें। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जो सरकार बनती है, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो 24/7 के बेसिस पर जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे कि किसी को कोई चिंता नहीं है। आज इस देश का किसान उद्वेलित है। जो किसान पैदा करता है, जो हम खाते हैं, अन्नदाता है, वह दिल्ली के सरहद पर बैठा हुआ है और किसी को कोई चिंता नहीं है। मजदूर पलायन करके रोजी रोटी की तलाश में गए, फिर किस परिस्थिति में पैदल वापस होने के लिए मजबूर हुए, वो दृश्य हम सब लोगों ने देखा है। आज वो भी त्रस्त है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब आज दुर्दिन से गुजर रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार का आज के दिन, और खास करके जो रूलिंग पार्टी है, उसका एक ही मकसद है। वो मकसद है किसी तरह चुनाव जीतो। जहां कहीं चुनाव हो, जिस स्तर पर चुनाव हो, उस चुनाव को जीतना जरूरी है। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मैं तो अटल जी की सरकार में मंत्री था, तो मैंने उस पार्टी को क्यों छोड़ा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अटल जी के समय की पार्टी और आज की पार्टी में आसमान जमीन का अंतर है। अटल जी कंसेंसस में विश्वास करते थे। आज की सरकार क्रश करने में विश्वास करती है। अटल जी लोगों को कोऑप्ट करते थे। आज की सरकार लोगों को कॉन्कर करना चाहती है, उनके ऊपर जीत हासिल करना चाहती है। आप अटल जी के समय का देखें, जो नेशनल कोएलिशन उन्होंने बनाया था, तो जम्मू और कश्मीर में
नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, पंजाब में अकाली दल, हरियाणा में चौटालाज, उसके बाद आप आइए महाराष्ट्र में शिवसेना, कर्नाटक में जनता दल एस, तमिलनाडु में कभी अन्ना डीएमके या डीएमके, आंध्र प्रदेश में टीडीपी, ओडिशा में बीजू जनता दल, बंगाल में ममता जी, असम में असम गण परिषद, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी। उन्होंने एक नेशनल कोएलिशन सच माने में बनाया और ये कभी उनकी इच्छा नहीं रही कि इनको दबा दो, इनको बर्बाद कर दो और वो जो स्पेस खाली होता है उसको स्वयं के लिए ले लो। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ कौन है खड़ा? अकाली दल छोड़ चुका, शिवसेना छोड़ चुकी, बाकी जितने नाम हमने लिए कोई भी आज साथ नहीं है, हाँ अकाली छोड़ गए जो सबसे पुराने सहयोगी थे, बीजेडी चली गई। तो एक नीतीश कुमार जेडीयू को छोड़कर बिहार में उनके साथ कोई महत्वपूर्ण पार्टी आज के दिन नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि उनके साथ वो रहने के काबिल ही नहीं है। इसलिए एक बहुत गंभीर लड़ाई आज जो देश में चल रही है वो गंभीर लड़ाई केवल चुनाव की लड़ाई नहीं है, केवल राजनीति की लड़ाई नहीं है, वो देश की अस्मिता की रक्षा, देश में जो प्रजातंत्र है उसकी रक्षा की लड़ाई में बदल चुकी है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी इसमें विश्वास रखते हैं कि देश में प्रजातंत्र कायम रहना चाहिए, उनको इकट्ठे आने की जरूरत है। ममता जी और हमने साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम किया था। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। तो आज ऐसी सारी ताकतों को इकट्ठे आने की जरूरत है। बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापस आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि उस थंपिंग मेजॉरिटी को और थंपिंग बनाए और बंगाल से एक संदेश जाए पूरे देश में कि देश अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं उसको देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका पहला टेस्ट यहां पर है। आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले कह के गए थे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो मुझे कोई शक नहीं है कि बंगाल के भविष्य के लिए ये चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण ही है, देश के भविष्य के लिए भी ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। और 2024 का जो परिवर्तन का रास्ता है दिल्ली में वो आज बंगाल से होके गुजरेगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आज का ये वक्त जो है वो बहुत ही विशेष है और आज मुझे जो भी छोटी मोटी ताकत मेरे पास है
उसको हमको जोड़ना चाहिए तृणमूल कांग्रेस के साथ और मिल के काम करना चाहिए। और इसलिए बहुत सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दूर से नहीं बल्कि पास से, अलग रहकर नहीं बल्कि शामिल होकर मुझे तृणमूल कांग्रेस को और मजबूत करना चाहिए। बंगाल में, इस चुनाव में, पूरे देश में, ताकि दिल्ली में 2024 का परिवर्तन संभव हो सके। तो ये मैं अपनी तरफ से आपसे कहना चाहता था। मैं आभारी हूं अपने सारे वरिष्ठ साथियों का और विशेषकर ममता जी से, क्योंकि उनसे हमारी सुबह मुलाकात हुई, बहुत लंबी मुलाकात हुई, लगभग 45 मिनट हम लोग रहे साथ और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उसी से थोड़ी देर हो गई यहाँ आने में। तो मैं अपने सारे साथियों का, विशेषकर ममता जी के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका आज के दिन दिया है। बहुत धन्यवाद। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मुझे इसको कवर करना चाहिए था शायद। द टिपिंग पॉइंट एक्चुअली वॉज द अटैक ऑन ममता जी इन नंदीग्राम। दैट वॉज द टिपिंग पॉइंट। और आज जब उनसे हमारी मुलाकात हुई और जो उन्होंने उस घटना के बारे में वर्णन दिया, उससे साफ हो गया कि जिन ताकतों के साथ आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का और बंगाल की जनता का मुकाबला है, वो किसी भी हरकत से बाज नहीं आएंगे। तो वो किसी हद तक जा सकते हैं, लोगों की हत्या करा सकते हैं, लोगों के ऊपर अटैक करा सकते हैं, उनको इमोबिलाइज कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। वो एक तरह से वो मोमेंट ऑफ डिसीजन था ममता जी के ऊपर जो अटैक हुआ। मैंने सोचा कि अब बाहर रहकर नहीं बल्कि बगल में रहकर, अंदर रहकर मुझे उनका साथ देना चाहिए। मैंने वो रिपोर्ट देखा नहीं है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी वहां थे क्या, नहीं थे। जिनके ऊपर अटैक हुआ वो क्या कह रही हैं, सबसे महत्वपूर्ण वो है। और चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट किसको भेज रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को। मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन अब स्वतंत्र संस्था नहीं रही। सबसे जो हम लोगों के लिए तकलीफ की बात है वो ये है कि पहले ऐसा नहीं था। मैंने एक हाल में एक ट्वीट में कहा कि पहले ये था कि चाहे पॉपुलर रूल होगा, इलेक्टेड लोग शासन चलाएंगे, या धारा 356 लगेगी किसी राज्य में और प्रेसिडेंट रूल लगेगा। यही व्यवस्था है संविधान में। ये इलेक्शन कमीशन रूल की व्यवस्था नहीं है। इलेक्शन कमीशन रूल जो चुनाव की घोषणा के बाद और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने के बाद लागू हो जाता है, उसका कोई संवैधानिक उसके लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन हो जाता है ना। इलेक्शन कमीशन संविधान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल होता है उस मशीनरी के ऊपर जो सीधे चुनाव कराएगी। और सीधे चुनाव कौन कराता है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। वो कौन होता है? वो होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है और वो चुनाव कंडक्ट कराता है अपने जिले में। लेकिन ये जो धीरे धीरे करके क्रीप कर करके इलेक्शन कमीशन ने सारा अधिकार अपने पास ले लिया है, मेरे मुताबिक संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। और मैं आपसे एक वाकया बताना चाहता हूं कि 1980 का लोकसभा का चुनाव होने वाला था और बिहार में उस समय स्वर्गीय रामसुंदर दास मुख्यमंत्री थे
मैं उस समय आईएएस में था और मैं उनका प्रधान सचिव था। तो सरकार ने फैसला किया कि चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को हम लोग बदल देंगे। चुनाव की घोषणा हो गई थी, जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था वो लग गया था, तो डीजी और चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया गया। चुनाव आयोग ने आपत्ति की पत्र भेजकर कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और हम लोगों ने बिहार सरकार की ओर से एक स्टिंगिंग जवाब चुनाव आयोग को दिया था, मुझे याद है, जिसमें पूरे संविधान के प्रावधानों का जिक्र था, और ये था कि चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस या उस लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो डायरेक्टली चुनाव नहीं कराते हैं, चुनाव तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कराता है, इसलिए उनको बदलने में आपको क्या एतराज हो सकता है। और चुनाव आयोग खामोश रह गया। वही कानून जो आज के दिन है 1980 में भी था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्रीपिंग एक्विजिशन, क्रीप कर करके आगे बढ़ बढ़कर एक व्यवस्था बन गई है कि चुनाव आयोग जब घोषणा करेगा चुनाव का तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, और उसका पूरा शासन जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है। चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा चुनाव आयोग तय करेगा, डीजी कौन बनेगा चुनाव आयोग तय करेगा, एडीजी कौन बनेगा चुनाव आयोग। कहां से यह अधिकार मिला चुनाव आयोग? तो इसलिए, और वो भी हम शायद माइंड नहीं करते, लेकिन जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि वो स्वतंत्र संस्था रही ही नहीं, वो तो आज कठपुतली है भारत सरकार की। इसलिए विश्वास उठ गया है चुनाव आयोग। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उनके मातहत जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा कि कैसे अटैक हुआ नहीं हुआ, वो बिल्कुल बेमानी बात है आज के दिन। और जिसको चोट लगी वही बता रहा है जब कि कैसे अटैक हुआ, तो उससे बेहतर और बयान कौन कर सकता है इसका। जब मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र संस्था नहीं रही, तो मेरा मतलब यही था साफ तौर पर कि जिस प्रकार प्रजातंत्र की अन्य संस्थाएं भारत सरकार और खास करके मोदी शाह के नियंत्रण में चली गई हैं, उसी प्रकार चुनाव आयोग भी चला गया है। आज हमारी ममता जी से जब बात हो रही थी, 8 फेज का चुनाव बंगाल में कराएंगे, किस बेसिस पर कराएंगे? पहले 7 फेज हुआ था, तो इस बार 8 फेज कराएंगे। मैंने तो एक ट्वीट करके लिखा कि 294 दिन क्यों नहीं चुनाव कराया, हर दिन एक विधानसभा का चुनाव होगा, कराते रहो चुनाव, तुम्हारा शासन चलता रहेगा। ये कोई मतलब हुआ? आज की बंगाल की परिस्थिति में और पहले की बंगाल की परिस्थिति में आसमान जमीन का अंतर है। तो नहीं, पहले हुआ है इसलिए हम कराएंगे इसको। और सबसे जो आश्चर्य की बात है, एक जिले में चुनाव हो रहा है, एक ही जिले में एक दिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हो रहा है, दूसरे दिन दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हो रहा है। आप एक ही दिन को नहीं एक जिला में एक चुनाव कराते हैं। तो तोड़ मरोड़ कर चुनाव कराने का जो फैसला है वो मोदी शाह के नियंत्रण में लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज पहुंचाने के ख्याल से लिया गया, और हम इसका घोर विरोध करते हैं। थैंक यू।